मॉर्गन हाउसल की किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि पैसे से जुड़ी सफलता बुद्धि या फाइनेंशियल नॉलेज से नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और मानसिकता पर डिपेंड करती है। ये किताब कुछ ऐसे सबक देती है जो पैसे के प्रति लोगों के व्यवहार, बचत की आदतें और निवेश निर्णयों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी वित्तीय आदतों और सोच में बदलाव लाकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है कि इंसान और पैसे के बीच जटिल संबंध होता है। इसके कारण कई बार पैसे के मामले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपनी भावनाओं को हावी हो जाने देते हैं, इरेशनल तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं। इसी ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करते हुए लेखक मॉर्गन हाउसल ने हमारी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है द यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि पैसे की उपयोगिता। व्यक्ति जब समय के साथ साथ धन इकट्ठा करता जाता है, तो धीरे धीरे बाद में आने वाले अतिरिक्त धन की उपयोगिता उसके लिए कम होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये आज कमा रहा है और वो 15,000 कमाने लगे, तो उसके जीवन में इस अतिरिक्त 5,000 रुपये से काफी सार्थक सुधार आ सकते हैं। जैसे अपने खाने पीने की गुणवत्ता में सुधार करना, बीमार होने पर एक बेहतर डॉक्टर की सर्विस अफोर्ड कर पाना, अगर बहुत कम जगह में रह रहे हैं तो थोड़ी खुली जगह में रह पाना, जैसी बहुत सारी सुविधाएं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही 10 लाख रुपए हर महीने का कमाता है और वो 15 लाख रुपए कमाने लगे, तो उस अतिरिक्त 5 लाख से उसके जीवन में कोई खास महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आ पाएगा। उसके पास पैसा तो बढ़ता रहेगा, पर चूंकि उसका जीवन स्तर पहले से ही लगभग बेस्ट लेवल का है, तो उसमें और सुधार की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ध्यान रखिए कि यहाँ हम सार्थक सुधारों की बात कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं स्टील की थाली की जगह अब सोने की थाली में खाना खाने लगा, या 50 लाख की गाड़ी की जगह अब मैं 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगा, तो इसे आप सार्थक सुधार नहीं कह सकते, क्योंकि इससे उसके जीवन स्तर में मौलिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमेशा इस बात से अवगत रहें कि एक सीमा के बाद आप कितना भी पैसा और कमा लें, इससे आपको कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता बस यही है कि वो आपके जीवन में स्वतंत्रता ला सकता है। मजबूरी में आपको अनचाहा काम न करना पड़े, आप अपने पसंद का काम करने के लिए आजाद रहें, जब चाहें अपने परिवार और खुद के लिए समय निकाल सकें। बस इससे अधिक पैसा आपको और कुछ नहीं दे सकता। और जब आप अपने समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे, तो आप काफ़ी हद तक खुश भी रह सकेंगे। इसलिए आपके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि वो आपको स्वतंत्र बनाए। सेकंड टॉपिक है सोशल कंपैरिजन। दुनिया के अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है, इसलिए वो सामाजिक तुलना करके अपने पैसे की आवश्यकता का आकलन करते हैं। वो बस ये देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार या उनके पड़ोसी कितना कमा रहे हैं, और फिर उन सब से ज़्यादा या उनके बराबर कमाने का अपना टारगेट बना लेते हैं। लेकिन इस तरीके से समस्या ये है कि इस दुनिया में लखपति भी बहुत सारे लोग हैं, करोड़पति भी बहुत सारे हैं और अरबपति भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप कब तक इन सबसे आगे जाने के लिए दौड़ते रहेंगे? जीवन तो आपके पास सिर्फ एक ही है। इस दुनिया में समय भी आपके पास लिमिटेड ही है। ऐसे में दौड़ते दौड़ते आपका पूरा जीवन ही निकल जाएगा और आप चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। सामाजिक तुलना करने की जगह आप अपनी असली ज़रूरतों को समझिए और उनके हिसाब से अपनी आमदनी बनाने की कोशिश कीजिए। जब एक अच्छा जीवन स्तर बन जाए, तो फिर जीवन के जरूरी आयामों पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए, जैसे अपना परिवार, अपने दोस्त, अपना शौक, अपना आत्म सुधार, अपनी मानसिक शांति, स्वास्थ्य, या फिर जीवन का एक बड़ा मकसद, यानी अपनी ज़रूरतों की अच्छी तरह से पूर्ति हो जाने के बाद पैसे के परे सोचना शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक बड़ा नज़रिया दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है द लक फैक्टर। किसी भी व्यक्ति की वित्तीय सफलता या असफलता में भाग्य और जोखिम बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। बिल गेट्स आज कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम जरूर हैं, लेकिन उनकी सक्सेस में भाग्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जहां से हाई स्कूल की पढ़ाई की थी, वो उस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा हाई स्कूल था जिसके पास एक कंप्यूटर था।
1968 में आम लोग कंप्यूटर का मतलब भी नहीं जानते थे, पर फिर भी उस स्कूल के गणित के टीचर ने बहुत ही मुश्किल से स्कूल के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की थी। इसके बाद भी कंप्यूटर की पढ़ाई को स्कूल ने अपने सिलेबस में शामिल नहीं किया था, लेकिन 13 वर्ष की आयु के बिल गेट्स फिर भी अपने दोस्त पॉल एलन के साथ उस कंप्यूटर तक पहुंचे, और आगे क्या हुआ ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जरा सोचिए, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 1968 में दुनिया में पढ़ाई करने की आयु वाले करीब 303 मिलियन बच्चे थे, जिनमें से केवल 18 मिलियन यूएस में रहते थे। बिल गेट्स की वॉशिंगटन स्टेट में उनमें से केवल 2,70,000 बच्चे थे, जिनमें से केवल 1 लाख सेटल एरिया में रहते थे। उन 1 लाख में से भी केवल 300 बच्चे उस हाई स्कूल में गए, और उनमें से एक थे बिल गेट्स। मतलब हर 10 लाख में से केवल एक ही बच्चे की किस्मत ऐसी थी जो ऐसे स्कूल में जा सकता, जिसके पास कंप्यूटर लेने के लिए पैसा और बड़ी सोच दोनों एक साथ थी। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े अरबपतियों से प्रेरणा ना लें, क्योंकि उनके जितना बड़ा भाग्य मिलना ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह आप ऐसे तरीके अपनाइए जिनमें वेल्थ क्रिएशन की अच्छी खासी संभावना हो, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई ऐसा बिजनेस शुरू कीजिए जो पोर्टर के 5 फोर्स वाले मॉडल को या 5 मार्केट मस्ट हैव्स वाले मॉडल को पूरा करे। द साइकोलॉजी टॉल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पिछले लेसन में हमने बात की कि वेल्थ क्रिएशन के हमें ऐसे तरीके चुनने चाहिए जो आमतौर पर सफल हो ही जाते हैं, और ऐसे तरीकों की सूची में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसी के साथ बात शुरू हो जाती है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने हमें दिखाया कि आप एक औसत निवेशक ही क्यों न हो, पर अगर आप अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखेंगे तो आपका पैसा कंपाउंड होता ही चला जाएगा। वॉरेन बफेट के निवेश की वृद्धि लगभग 20% प्रतिवर्ष से हुई है, जो काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा असामान्य नहीं है। उनकी तुलना में हेज फंड मैनेजर जिम सिमंस ने 66% प्रतिवर्ष की वृद्धि हासिल की है, लेकिन इसके बाद भी जिम सिमंस वॉरेन बफेट से 75% कम अमीर हैं। इसका कारण ये है कि वॉरेन बफेट ये 20% का सालाना रिटर्न लगभग 80 साल से ले रहे हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही निवेश शुरू कर दिया था। सिमंस को अभी इसका आधा समय ही हुआ है, तो वॉरेन बफेट केवल ज्यादा समय निवेशित रहकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। पर यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके निवेश के जीवन काल में कई तरह की स्थितियां आती हैं जो आपको मार्केट से पैसे निकालने के लिए मजबूर कर देती हैं। एग्जाम्पल के लिए कोविड की शुरुआत में दुनिया भर के मार्केट इतने भयानक तरह से गिरे कि अच्छे अच्छे निवेशकों के पसीने छूट गए। कर्ज लेकर अल्पकालीन निवेश करने वालों के पास तो घाटा लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे ही जब मंदी का दौर चलता है तो बाजार कई सालों तक मुनाफा ही नहीं देता, और निवेशक को शक होने लगता है कि कहीं उन्होंने शेयर बाजार में पैसे डालकर गलती तो नहीं कर दी। वहीं जब मार्केट अपनी ऊंचाइयों को छूता है तो लोग लालच में आकर अपने जीवन की पूरी कमाई मार्केट में डाल देते हैं, और फिर मार्केट गिर जाता है तो उसके उठने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन एक समय पर जब उन्हें पैसे की ज़रूरत आती है तो गिरे हुए मार्केट से घाटे में ही उनको पैसा निकालना पड़ता है। इसलिए अगर आपके पास सब्र है तो ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, और बीच में पैसा निकालने के लिए कभी मजबूर न होना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखिए। मार्केट हमेशा आपकी भावनाओं और मानसिक प्रबलता को चुनौती देता रहेगा, और इस सारे तनाव को झेलने के लिए आप तैयार होंगे, तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके काम आ पाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जोखिम मुक्त नहीं है। जब लोग लंबी अवधि का निवेश करने के लिए मार्केट में एंट्री लेते हैं तब उन्हें एक गलत धारणा ये रहती है कि उनके सारे स्टॉक्स लंबे समय में अच्छा मुनाफा ही देंगे। जबकि अगर हम वॉरेन बफेट को ही देखें तो हम पाएंगे कि उनके 400-500 स्टॉक में से कुछ 10-12 शेयर ने ही बहुत असाधारण प्रॉफिट दिए हैं। उनके साथ ही चार्ली मुंगर खुद बताते हैं कि अगर आप वर्कशायर हैथवे के कुछ टॉप के इन्वेस्टमेंट हटा दें तो उनकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बस ठीक ठाक ही निकल कर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी से बड़ी नामी गिरामी कंपनियां भी असफल हो सकती हैं।
एटलस साइकिल, वीडियोकॉन, यस बैंक जैसे बहुत से स्टॉक की कीमत का इतिहास देखकर आप इस बात को खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप लंबी अवधि का निवेश करते भी हैं, तो ये हमेशा याद रखें कि आपके बहुत से निर्णय गलत साबित होंगे ही, लेकिन अगर उन्हीं में से कुछ ही असाधारण रूप से सफल हो जाते हैं, तो आप काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हैं। इस किताब की कुछ खास बातें। नंबर 1, व्यवहार ही सब कुछ है। अमीर या गरीब बनने में लोगों का व्यवहार और उनका पैसे के साथ कैसा संबंध है, ये बहुत मायने रखता है, न कि उनकी बुद्धि। कंपाउंडिंग का जादू। छोटी छोटी बचत और लंबे समय तक निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग के जरिए आप धीरे धीरे काफी पैसा बना सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य। हर किसी के लिए पैसे के लक्ष्य और प्राथमिकताएं दोनों अलग अलग होती हैं। इसलिए किसी और के वित्तीय निर्णयों की नकल करने की बजाय अपनी स्थिति के अनुसार आप अपना डिसीजन लीजिए। संयम और धैर्य। वित्तीय सफलता के लिए उच्च बचत दर, धैर्य और लंबी अवधि के आशावाद की जरूरत होती है। बचत का महत्व। वॉरेन बफेट जैसे सफल निवेशकों के एग्जाम्पल से पता चलता है कि बचत और निवेश की एक साधारण रणनीति भी लंबी अवधि में असाधारण संपत्ति बना सकती है। अब देखते हैं इस किताब का कंक्लूजन क्या है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे सही तरीके से संभालना। अपनी सोच, व्यवहार और वित्तीय आदतों में सकारात्मक बदलाव करके कोई भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है।